जी। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। रईसा कैसी हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, पाकिस्तान में आज मार्का हक़ की तकरीब हो रही है और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर की है, डीजीआईएसपीआर ने एक काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो अपनी अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बजाय करना भी चाहिए। हमने इंडिया को शिकस्त दी थी 1 साल पहले और वो उसमें जो हम एक बार-बार एक टैगलाइन सुन रहे हैं, वो यही है कि लड़ने के लिए तैयार हैं हम। तो इंडिया के लिए तो बिल्कुल ठीक है, उनको तो बिल्कुल सही मैसेज जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल पावर स्ट्रक्चर के लिए कुछ लड़ाइयाँ अंदर भी चल रही हैं, आप जानते हैं। हम उसके बारे में आज यही बात करेंगे। उसके लिए भी शायद हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पता नहीं तैयार हैं कि नहीं हैं, देखते हैं। नहीं, वो जो आप बात कर रही हो उससे तो लग रहा है कि कुछ लड़ाइयाँ। सर, ये तो अभी आप हाँ। हमें बताएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का आज विज़िट है गिलगित-बल्तिस्तान में, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं, 7 जून को इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं। तो इसकी वजह से एक जो बहुत हलकों में बात हो रही है वो ये कि पीएमएल-एन की और पीपल्स पार्टी की एक नए सिरे से कुछ बहुत मेजर बातों पे लड़ाई छिड़ गई है। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लैपटॉप्स तक़सीम करने हैं काराकोरम यूनिवर्सिटी में। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक मसौदा भी जारी किया है कि किन-किन एसओपीज़ का उनको ख़्याल रखना चाहिए। तो एक तो हम इस पे बात करेंगे कि वो लड़ाई किन मामलात पे छिड़ी है, उसमें सुना ये है कि 28th अमेंडमेंट आने वाली है, उसकी भी बात करेंगे। उसके लिए एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं सलमान गनी, जिन्होंने ये कहा है कि उसका मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। और पीपल्स पार्टी के एक नय्यर हुसैन हैं, उन्होंने ये कहा है पीएमएल-एन के बारे में। नैयर बुखारी साहब। नय्यर हुसैन बुखारी साहब, उनका पूरा नाम है, कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीम है, वो एक प्री पोल रिगिंग है। तो यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गई, इससे हमें यही समझ में आ रहा है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उस दिन जब हम मार्का हक़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गिलगित जा रहे हैं। हुँ, कराकोरम यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तक़सीम करेंगे। ये जी, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है शहबाज शरीफ साहब का। वो लैपटॉप्स जब वाला। सीएम पंजाब जी, थे, उस वक़्त भी लैपटॉप तक़सीम करते थे। जी, लेकिन इस वक़्त चूँकि 7 जून को गिलगित-बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, तो उनके इस विज़िट को, गिलगित जाने को और वहाँ पे लैपटॉप तक़सीम करने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये प्री पोल रिगिंग है। जी, नैयर हुसैन बुखारी साहब ने जो कल स्टेटमेंट जारी की इसके ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर को ये दौरा नहीं करना चाहिए, हुँ, ये बुनियादी उन बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है, जी, जो किसी भी इलेक्शन में आम तौर पे कहा जाता है कि सरकारी तौर पे आप किसी को जाके राग़िब नहीं कर बिल्कुल। सकते, तरग़ीब नहीं दे सकते, कोई उनके लिए सड़क नहीं नई इफ्तिताह कर हुँ, सकते, नया डेवलपमेंट नहीं कर सकते, जी, तो ये लैपटॉप भी तक़सीम ना किए जाएँ। जी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है गिलगित-बल्तिस्तान का, हुँ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस विज़िट को मशरूत तौर पे इजाज़त दी है। जी, उन्होंने कहा जी कि आप इस तकरीब के दौरान कोई सियासी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुखालफत भी नहीं करेंगे बिल्कुल। और आप सिंपली स्टूडेंट्स में लैपटॉप तक़सीम करेंगे और और चले वापस आ जाएँगे। जाएँगे। उन्होंने बल्कि ये भी कहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आप कोई डेवलपमेंट स्कीम्स की अनाउंसमेंट किसी किस्म की नहीं करेंगे और इलेक्टोरल एजेंडा तो आपने बिल्कुल भी नहीं बताना जो आपका जीबी में है। बल्कि ये इससे भी आगे उन्होंने पाबंदी लगाई है कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जीबी में, हाँ, बिल्कुल, वो वहाँ पे अलाउड नहीं प्रेज़ेंट है। नहीं होने हाँ, चाहिए, वो तकरीब मौजूद में। नहीं जी, होने चाहिए, आपके साथ खड़े नहीं होने चाहिए और उनको कोई वहाँ पे स्टेज पे अगर वो बैठे होंगे तो ये खिलाफ वर्जी होगी। तो एक तरह से तो उन्होंने पर काट दिए प्राइम मिनिस्टर के कि वो उस इवेंट में जिसमें वो लैपटॉप तक़सीम कर रहे होंगे, वहाँ पे लोग नहीं होंगे। लेकिन यकीनन वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ रही है। जी, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात कहीं ऑफ़लाइन भी हो सकती है। बिल्कुल। गैर रवायती जिसको गैर हाँ, रस्मी जी, मुलाकातें कह जी, सकते हैं, वो जी। भी हो सकती हैं। वो वहाँ पे एक मिनिस्ट्री है हमारी, जो फ़ेडरल मिनिस्ट्री है हुँ, फ़ॉर कश्मीर एंड जो गिलगित-बल्तिस्तान, उनके पास बड़े फंड होते हैं, वो उस मिनिस्टर को थ्रू कर सकते हैं अपने लोगों से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास।
हत्ता कि फेडरल गवर्नमेंट अकेली नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा ही है अगरचे एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियाँ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है, मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि जो 10 कोर है रावलपिंडी की, उसकी एक डिव है बुनियादी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे जो कमांडर होते हैं वो उनका बहुत अमल दखल होता है कि कौन सी जो हुकूमत बननी है नेक्स्ट गिलगित बल्तिस्तान में। अब देखना है कि उनकी सपोर्ट किधर है। क्या वो इस वक्त गैर जानबदार हैं? गैर जानबदार वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पीटीआई भी वहाँ पे मौजूद है। तो वो तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा इलेक्शन हो जाए कि जिसके नतीजे में उनकी मर्जी के खिलाफ रिजल्ट्स आ जाए। तो मैनेज तो बहरहाल किसी न किसी सतह पे ये इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी का ये स्टेक है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में। उनका कहना है कि हमारी जो फुटेजेस जो फुटिंग है वहाँ पे, या जो हमारा फुटप्रिंट है, वो बहुत पुराना है। हमारे कई दफ़ा वहाँ पे वज़ीर आला बने हैं, गवर्नर बने हैं, लिहाजा हमारा वोट बैंक वहाँ पे ज़्यादा है। और गवर्नमेंट चूँकि हमारी इत्तेहादी है जी। मुस्लिम लीग नून, तो उसको चाहिए कि वो वहाँ पे एक गैर जानबदार इलेक्शन होने दे और हमारे वोट बैंक को ना रोका जाए, उसको ट्रिम ना किया जाए, उसको कम ना किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून के भी वहाँ पे 2 दफ़ा वज़ीर आला बन चुके हैं, तो मुस्लिम लीग नून क्यों कोशिश नहीं करेगी कि उनका बंदा जीते। तो ये एक टसल या लड़ाई जो है पीपल्स पार्टी की, हमने पहले भी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में जी। कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, जी। इन दोनों मोर्चों पे ये दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी। जी। और इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी दोनों जगह पे मौजूद है। वो अपना वज़न किस पलड़े में डालेगी, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन ये जेन्युइन टसल है। और इसके बाद बिलावल भुट्टो भी जाएंगे वहाँ पे, जी, वो ईद के और फ़ौरन बाद जा रहे ईद हैं। के फ़ौरन बाद जाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, जो वहाँ की मुस्लिम लीग नून है, वो चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ आएँ। और अगर वो नहीं गए तो पिछली दफ़ा मरियम साहबा ने वो कैंपेन की थी, जी। लेकिन इस दफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो वो उस कैंपेन को कर सकेंगी कि नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा तो वो अपोजिशन में थी जब वो गई थी वहाँ पे। ठीक है। तो जिसके पास सोहदा होता है उसको आमतौर पे रोका जाता है कि वो उस कैंपेन को ना करे, या जिसके पास पावर्स होती हैं कि जो अपने हाँ। हमायतियों को कुछ दे सकें, जी। उनको भी मना किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जी। तरफ से। सर, वैसे आपको याद होगा कि 2018 में भी जीबी और आज़ाद कश्मीर में स्टेट इन्फ्लुएंस और एडमिनिस्ट्रेटिव बायस के इल्ज़ामात लगे थे जब ये इलेक्शंस हुए हमेशा थे। लगते हैं। हाँ, लेकिन अभी जो इसमें मज़ीद एक पॉइंट है पीएमएल-एन और पीपीपी की बेसिकली लड़ाई में, कि उसमें 28th अमेंडमेंट की भी बात हुई है। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि सलमान गनी साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। तो उस मुसवदे में क्या-क्या पॉइंट्स हैं और किन-किन पॉइंट्स पे पीपल्स पार्टी ओपोनेंट है और किन-किन पॉइंट्स पे पीएमएल-एन अपोज़ करती है? तो काइंडली आप हमें वो बताएँ। उसमें एक तो एनएफसी का है मेरे ख़्याल से, एक 18th अमेंडमेंट का है, एक लोकल बॉडीज़ का जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस ये लोग नहीं होने देते। 2000 पीटीआई ने नहीं करवाया, उससे पहले पीएमएल-एन ने नहीं करवाया, अब मरियम नवाज़ साहिबा भी नहीं। पंजाब में हाँ, अब मरियम नवाज़ भी नहीं करवाना चाहती। तो ये इस नहीं, पे पीटीआई ने केपी में करवाए इलेक्शन, पंजाब लेकिन में पंजाब में नहीं जी। करवाए उन्होंने, और ना ही मरियम साहबा ने जी। करवाए। हाँ, ये एक बड़ी दिलचस्प टसल है जो 28वीं तरमीम की है। जी। सलमान गनी साहब उन जर्नलिस्ट में हैं, बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ व्हाट्सएप पे हैं, अच्छा। और मरियम साहबा के साथ भी वो व्हाट्सएप पे हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा उनका मुस्लिम लीग नून में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। बहुत असर है उनका ना। अच्छा। और उन्होंने जब ये लिखा कि एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है, तो इसका मतलब है कि बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है, हो रही है। और वो ड्राफ्ट कहीं शेयर हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, तभी उन तक पहुंचा है वो ड्राफ्ट ना। अच्छा, अब उस ड्राफ्ट में 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। ठीक है। पहली बात एनएफसी अवार्ड की है। जी। एनएफसी अवार्ड पे पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, बिल्कुल। और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? उनका ये कहना है कि ये जो एनएफसी अवार्ड है, ये बुनियादी तौर पे इसका वादा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया था। जी।
अगरचे वो 18वीं तरमीम में जाके उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, फॉर्मुलाइज किया गया था। लेकिन कहा यह गया था कि 6-7 साल के बाद इस जो कॉन्क्रीट लिस्ट थी उसको रिव्यू किया जाएगा और बहुत सारी पावर्स जो हैं सूबों को दे दी जाएंगी जो वफाक के पास, लेकिन वो सारे अरसे में नहीं हुआ। 28वीं तरमीम भी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई और उसकी खूबी ये थी उस तरमीम की कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने एग्री किया था उसके ऊपर। जितनी कौमी असेंबली में और सेनेट में पॉलिटिकल पार्टियां थी सबके सिग्नेचर मौजूद हैं, सब जी। सिग्नेटरी हैं उसकी। अच्छा, उस 18वीं तरमीम के बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट आज तक इन 8 साल हो गए। 18वीं तरमीम को हाँ नहीं 2010 में हुई थी। 2010 में, सॉरी, अब तो फिर आपके 16 साल हो जी। गया। इन 16 सालों में जी। एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। बाजवा साहब और इमरान खान साहब दोनों की ख्वाहिश थी कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन जी। उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। हाँ। अच्छा, अब 2/3 मेजॉरिटी आई है इस गवर्नमेंट के पास, वो जो पिछली 27वीं तरमीम इन्होंने की है। 27वीं तरमीम में जब ये जो 18वीं तरमीम को डिस्कस किया गया तो आपको याद होगा कि उसमें पीपल्स पार्टी ने नहीं शामिल करवाने दिया था। उन्होंने अपना प्रेशर इस्तेमाल किया। बल्कि उसके बाद बिलावल भुट्टो ने जो कौमी असेंबली में तकरीर की उसमें कहा कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। ये उनके जुमले थे। अच्छा, खैर वो शोला तो जल रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वो किसी वक्त भी बड़ा शोला हो जाता है, किसी वक्त छोटा। अब इस ड्राफ्ट में वो आ गई एनएफसी। बिलावल भुट्टो का इसके बारे में एक रिस्पॉन्स है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वफाक ने लोन वापस करने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सूबों के पास ज़्यादा फंड चले जाते हैं, वफाक के पास फंड नहीं बचते। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो एस्टिमेट होता है फेडरल गवर्नमेंट का अपना इनकम, ये जो टैक्स कलेक्शन का, वो कभी अचीव नहीं होता बिकॉज ऑफ FPR। हाँ, तो वो यही चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि अगर आप जो भी टारगेट बनाते हैं कि आप कराची से कितना FPR ने कलेक्ट करना है, सिंध से, आपने लाहौर पंजाब से कितना करना है, आपने पेशावर KP से कितना करना है, आपने कोयटा से कितना करना, वो टारगेट आप सूबों को दे दें और कलेक्शन का काम सूबों को दे दें, वो आपका टारगेट अचीव करके दे देंगे। उसने यहाँ तक भी कहा था बिलावल ने कि अगर इसके अलावा भी कोई ज़रूरत होती है वफाक को तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर से उसको पूरा किया जा सकता है, बजाय इसके कि आइन में तरमीम की जाए। अच्छा, और सूबे रीएडजस्ट कर सकते हैं इस मामले। लेकिन उनका ख्याल है कि नहीं, ये जो आइन में तरमीम हुई है ना NFC की, इसको तो हटाना है हमने। वो कैसे हटाएंगे? अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ते रहे इस मामले पे तो कैसे तरमीम होगी? ये भी एक सवाल है। अच्छा, दूसरा नुक्ता क्या आप कह रही थी? लोकल बॉडीज़ की बात कर रही थी। हाँ, लोकल बॉडीज़ का मामला बार बार इसलिए आता है कि आप देखेंगे इस वक्त सिंध में लोकल बॉडीज़ काम कर रही हैं, KP में भी काम कर रही हैं और बलूचिस्तान में भी कर रही हैं, सवाए पंजाब के। लेकिन पंजाब से कभी आवाज़ नहीं उठती कि लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए, लोकल बॉडीज़ को बाख्तियार बनाना चाहिए, कभी आवाज़ नहीं उठती। सर, रिप्रेस किया हुआ है ना, इतने क्यों खौफज़दा हैं डेमोक्रेसी को नीचे तक? नहीं, रिप्रेस कैसे करना होता है, मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि ये डिमांड सिर्फ कराची से क्यों आती है। क्यों? वहाँ पे भी तो रिप्रेस किया जाता है लोगों को। कराची में बार बार बात होती है कि लोकल बॉडीज़ फंड नीचे आने चाहिए, लोगों के पास फंड जाने चाहिए। वहाँ पे एक इशू है कराची में, वो ये है MQM का ये कहना है कि जो सिंध गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो कराची के लोगों पर कम खर्च होता है। जी। अच्छा, अब ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है कि पंजाब के पास जो पैसा आता है उसका बहुत सारा हिस्सा लाहौर पे खर्च हो जाता है। हम अपने
बाज़ हिस्सों को इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सिंध के बाकी हिस्सों के लिए भी फंड्स रखती है, उनके ठीक है। वहाँ पे भी उसने काम करना होता है। जी। तो वो प्रायोरिटी नहीं देती जो पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो लाहौर को देती है। अच्छा, ये एक शायद उनका शिकवा हो। पीपल्स पार्टी का ये प्रॉब्लम था पहले कि पीपल्स पार्टी को कराची के लोग वोट नहीं देते थे। इस दफ़ा तो उनका अपना मेयर है। ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है कराची का। हाँ। अब कराची में वो चाहते हैं, एमक्यूएम ये चाहती है, उन्होंने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम को भी जब वोट दिया था जी। तो उनका ये कहना था कि जनाब आप ये एक तय करें कि जिस तरह से एनएफसी अवार्ड है ना सूबों के लिए, उसी तरह लोकल बॉडीज़ के लिए एक अवार्ड है FFPC फाइनेंशियल फंक्शनल प्रोविंशियल कमीशन। एग्जैक्टली, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएं। हाँ। और उसके मुताबिक पैसे जो हैं उनका तनासुब तय किया जाए। हाँ। कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने बड़े अजला को कितने कितने पैसे ट्रांसफ़र करेगी। ये बात किसी हद तक कानूनी तौर पे दुरुस्त है और ये होनी भी चाहिए। और इसकी कमिटमेंट पार्लिमानी निज़ाम गवर्नमेंट देता है सारी दुनिया में। ये जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, बल्कि लोकल बॉडीज़ वो नहीं कहते, वो इसको सिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और सिटी गवर्नमेंट के पास पुलिस का इख्तियार भी होता है और बाकी इख्तियारात भी होते हैं, इंतज़ामी इख्तियारात भी होते हैं। और जो मेयर होता है फादर ऑफ द सिटी होता है आमतौर पर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है वो शायद इस तरह की लेजिस्लेशन को पसंद नहीं करेगी। वजह यह है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाए थे लोकल बॉडी के। उनको खतरा था उस वक्त, क्योंकि वो उस वक्त के हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा थे। तो उनको खतरा था कि अगर मैं वो इलेक्शन कराऊंगा मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो मेरी सारी पावर चैलेंज हो जाएगी। ठीक है। आज जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है पंजाब में तो उनको ये ख़तरा लाहक है सेम कि अगर वो बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं और पीटीआई के काउंसलर्स जीत गए तो उनकी सारी पावर चैलेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आज केपी में बल्दियाती अदारे मौजूद हैं, सिंध में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं है। ठीक है। लिहाजा पंजाब वाले इस मामले में इस बात को उन्होंने रोकने के लिए कि हम अपनी पंजाब असेंबली से एक नई लेजिस्लेशन करा रहे हैं, नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमें कुछ टाइम दीजिए। वो टाइम ले के कोर्ट का अब तक आ गए, 2.5 साल गुजर गए, लेकिन वो अभी तक नहीं करवा रहे। ठीक है। तो वो कैसे मानेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन भी हों और ये FFPC जो कह रही हैं वो भी उसमें शामिल कर दिया जाए? क्योंकि अगर लाहौर का मेयर या फैसलाबाद का या गुजरांवाला का या रावलपिंडी का किसी मुखालिफ पार्टी का आ गया तो वो तो अपना पूरा हिस्सा मांगेगा, वो अपनी पार्टी के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे एक फराख दिली नहीं पाई जाती, ये किसी भी जगह पे नहीं पाई जाती, लेकिन पंजाब में कंट्रोल के लिए ये इसको रोका जाता है। ठीक है। लेकिन आप देखें ये तो पंजाब की बात है, इस्लामाबाद जहाँ पे सारा फंड CDA के पास है जी। वो फंड भी मेयर के पास होना चाहिए ना इस्लामाबाद में। बिल्कुल। और वो फंड मेयर के पास तो तभी जाएगा कि वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन होंगे। पिछले बल्दियाती इलेक्शन जो हुए थे उसको मेयर को काम करने से रोक दिया गया, अभी तक वहाँ पे भी डिले चल रहा है, वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं हुए। तो कई दफ़ा ये जो एस्पायर किया जाता है ना कि आप पंजाब सिंध में जाके नताइज हासिल करने के लिए एक कानून पास कर दें MQM की ख्वाहिश के मुताबिक, तो लेकिन वो तो उसमें तो फिर अगर वो आइन का हिस्सा बन गया तो वो तो फिर सबके लिए लागू हो जाएगा, पंजाब के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए। तो दोनों जगह पे बॉटल नेक्स मौजूद हैं। तो हो सकता है कि लोकल बॉडी की बात जो है वो PMLN के लिए मानना मुश्किल हो। ठीक है। तीसरी एक और बात है कि ये अगर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करना शुरू कर दे कि लोकल बॉडीज़ कैसी होनी चाहिए, उनके पास पावर कैसी होनी चाहिए, या नेशनल असेंबली या आपकी कौमी असेंबली वो लेजिस्लेशन करे या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, तो फिर सवाल ये है कि जो सूबाई असेंबलियों की खुद मुख्तारी है वो चैलेंज नहीं होगी। बिल्कुल। अगर एक प्रोविंशियल असेंबली के पास ये इख्तियार है
कि वो तय करे कि उसका बलदियाती ढांचा कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, जी। तो फिर उसको करने देना चाहिए। और अगर वो करती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी, ये जो फेडरल सूबाई गवर्नमेंट है, ये सिंध की सूबाई गवर्नमेंट जो है वो कराची को वो पावर नहीं देना चाहती, लिहाजा हम मरकज़ में जो आइन में तरमीम कर लें। जब वो आइन में अब तरमीम करेंगे जी, तो सूबाई जो असेंबली है पावरलेस हो जाएंगी। पावरलेस, या उसकी पावर को उसकी खुद मुख्तारी को आप कर्टेल करेंगे, वो किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में ठहर नहीं सकेगी बात। जी। तो क्या वो चैलेंज नहीं होगी? ये भी एक बड़ा बारीक नुक्ता है इसके। ठीक है सर, इसके साथ ही हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप ये भी बता दें बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बात है, जो फेडरल गवर्नमेंट अभी तो उनको सारा बजट वही देती है, लेकिन एक ये प्रोपोजिशन भी है कि ठीक है फिर हर सूबा अपना अपना बजट दे जितना जितना लग रहा है। जब ये बात हुई थी ना कि NFC अवार्ड को इसी तरह रहने दिया जाए, तो हम कुछ इंतज़ामी तब्दीलियाँ कर लें, जिसका वो जिक्र मैंने पहले किया। बिलावल ने जो एक तजवीज़ दी थी, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सारे फंड्स फेडरल गवर्नमेंट देती है, और फेडरल गवर्नमेंट तो देती है लेकिन ये खर्च तो सूबों में होते हैं ना। जी। पंजाब में फ़र्ज़ करें उसका 40% खर्च हो रहा है, सिंध में 30% खर्च हो रहा है, 20% KP में हो रहा है, 10% आपका बलूचिस्तान में हो रहा है, 5% GB में हो रहा है, 5% कश्मीर में हो रहा है, या 1% इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी में हो रहा है। तो ये जो सारा बजट जा रहा है, ये फिर फेडरल गवर्नमेंट क्यों पैसे दे? फिर ये जहाँ जहाँ जितना सूबों को ज़रूरत है वो सूबे फंड करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, और वो एक ऐसा बोर्ड बने जिसमें जो फंडिंग का निज़ाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो फेडरल गवर्नमेंट से हटा के सूबों को दे दिया जाए। तो उसके ऊपर शायद सूबे एग्रीमेंट कर लें या राज़ी हो जाएं, क्योंकि ये बात जायज़ है। इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ कम हो सकता है। सर, अब हम बात करेंगे ओरिया मकबूल जान साहब की, जिन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा है कि जो भी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की जो डिबेट चल रही थी, जिस पे हमने भी 2-3 शोज़ किए हैं, कि वो जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को देना चाह रही है। वो ट्विन टावर से ट्रंप टावर्स बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक कहाँ से आई है प्रोफेसी? ओरिया मकबूल जान जो है ना, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत सारा अरसा उन्होंने बलूचिस्तान में सर्व किया, और पंजाबी हैं बेसिकली, और अपने आप को कहते हैं कि मैं बलोच एक्सपर्ट हूँ। वो स्कॉलर भी बनते हैं, और वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो ब्यूरोक्रेसी की भी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत ना लाफ्ज़नी भी है, और वो कई दफ़ा ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो बाजवा साहब, याद है आपको कि बाजवा मेरे ख्वाब में आया था तो मैंने उसको फ़ाइल दी और फलाना, और ये ख्वाब इनको आते हैं मौसूफ को, और किसी को नहीं आते। और फिर वो जब बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने कह दिया कि ये गद्दार हैं, या ये वो हैं मीर जाफ़र और फलाना मीर सादक, तो फिर कहा कि नहीं वो तो ख्वाब जो था उसमें तो बाजवे को सज़ा दी गई थी। पहले कहा गया नहीं उन्होंने कहा था ये जर्नल है। अच्छा, खुदा न खास्ता ये इनकी इंटरप्रिटेशन होती है। अभी मौसूफ ये कह रहे थे अपने वीलॉग में कि इस ट्विन टावर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया था। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन होती है कि वो आके सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड मामले को दोबारा से रीओपन करे? तो मौसूफ को ये नहीं पता कि इनके पसंदीदा चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार, जिनके ऊपर ये सारे यूथी निसार हो रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था कि ये 17 अरब रुपया जो है ये जुर्माना पे करेगा जो बिल्डर है, जो शेख साहब हैं, शेख भी और पाशा भी है, हफीज़ शेख पाशा। अब पता नहीं ये शेख और पाशा ये कैसे, शेख तो कारोबारी लोग होते हैं और पाशा लड़ाके होते हैं, पता नहीं वो कैसे ये दोनों चीज़ें उसमें आ गई। अब वो उसने पेमेंट नहीं की हुई, और वो अमेरिका में बैठा, उसने कोई टेक्सटाइल मिलें लगा ली और वहाँ पे वो मज़े से है। तो ये कह रहे हैं मौसूफ कि जी हाई कोर्ट के पास पावर क्यों? हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना किया था उसके ऊपर, उसकी अदम अदायगी के ऊपर एक डिग्री दी है
कि ये इनसे खाली करवा लिया जाए, ये ख़त्म किया जाए ये वाली। हम कोई फेडरल गवर्नमेंट की वो हमायत नहीं कर रहे, लेकिन ये फैक्चुअल पोजीशन है। अब वो फेडरल गवर्नमेंट उसको देनी चाह रही है किशनर को। ये भी इनको ख्वाब आया है, शायद वो बाजवा साहब वाले ख्वाब की अच्छा, तरह का ख्वाब आया ठीक है। कि वो उनको बेच देंगे। अब पता नहीं किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट या कोई उनका कोई सोर्स होगा वहाँ पे, या कोई दूसरा ख्वाब आएगा या तो पता कोई चलेगा। वही वो कोई। तो इसलिए ये बहुत सारी यावियाँ और ऐसी बातें करते हैं मौसूफ। इनको सुनने वाले भी जो हैं वो हैं कि वो जो भी कहते हैं सुना जाता है। ठीक है सर, आपने सही फरमाया, प्रोफेसर्स जस्ट टू गेन अटेंशन। इसके साथ ही हम लास्टली बात करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब की। काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं वो। अभी अमेरिका में एक तकरीब हुई है मार्का हक से रिलेटेड ही, डैलस टेक्सास में, जिसमें एक छोटी सी वीडियो मैंने तो देखी है, जिसमें उनके पीछे कुछ ख़वातीन खड़ी हुई हैं और वो उनकी तारीफ़ करें कि सारा हुस्न तो यहाँ पे आ गया, तो पाकिस्तान में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब तो पाकिस्तान हमें डिज़र्टेड प्लेस लगता है। तो उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है इस चीज़ को लेकर। तो वो एक हिस्से मज़ा एक चीज़ होती है, ये पता नहीं उन्होंने उन्होंने एक क्रॉस लाइट की है लाइन या फिर लोग उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। उन्होंने लाइट मूड में बात की होगी। सुहेल वड़ाइच एक बहुत नाइस जेंटलमैन जी। और बहुत शानदार एक सहाफ़ी है। उससे हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी खुश होगी, कोई नाराज़ होगी, लेकिन वो जो बात सोचता है वो लिखता है। ठीक है। और कई दफ़ा उसने ऐसी बातें लिखी कि जो दुरुस्त भी साबित हुई। मियां नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट जा रही थी तो तब लिखा, जब कंपनी नहीं, ये कंपनी नहीं चलेगी, इमरान बाजवा हाइब्रिड टूट रहा था तब लिखा। अभी भी जो चीज़ें वो सुनता है वो लिखता है। जी। सियासी कारकुनों का उनसे इत्तफाक करना या ना करना ज़रूरी नहीं होता। ये कुछ जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी ये नहीं होती कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टिक कर जाए, जी। और वो हर उसका काम भी पॉलिटिकल नहीं होता पार्टी ये। को तनकीद करता है। जी। जो कोई अच्छा काम कर रही होती है उसकी तारीफ भी कर देता है। लेकिन यूथियों का एक प्रॉब्लम है, यूट्यूबर्स का, और ये जो इमरान खान के कल्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं उनका एक प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि ये एक लड़ाई है, एक जंग है। जो दूसरी तरफ खड़ा है ना वो गद्दार है, और जो हमारी तरफ खड़ा है वो हीरो है। और हमारी तरफ जो खड़ा है वो कितना ही नाकस, कितना ही फजूल आदमी हो, वो सोने का है। उधर जो खड़ा है आदमी, वो जितना भी सोने का है वो एक बेकार आदमी है। तो इस वक्त मोइज़ पीरज़ादा समेत सारे लोग सुहेल वड़ाइच के ऊपर एक तनकीद कर रहे हैं। इनको मोइज़ पीरज़ादा को अपनी पुरानी वीडियोस देखनी चाहिए, किस तरीके से ये बंदा एस्टैब्लिशमेंट का टाउट बन के पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करता होता था नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के। आज तो उसमें वो जुर्रत नहीं है ना। यानी कि आज अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करना चाहता है तो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, आए ना यहाँ पे बैठ के बात करे एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। ये बुनियादी तौर पे ज़हनी बीमार लोग हैं। हर चीज़ में इनको कीड़ा नज़र आता है, नक्स नज़र आता है, और हर चीज़ इनको गलत नज़र आती है। जो कुछ खुद कर रहे होते हैं वो कहते हैं हम ठीक हैं। तो बुनियादी तौर पे सुहेल वड़ाइच इंतहाई एक ऑनेस्ट आदमी है, शरीफ आदमी है, और वो हमारा सीनियर है, हमारा भाई है। और मैं समझता हूँ कि उस जैसे लोग कितने हैं पाकिस्तान में। और वो आदमी है जिसने हमेशा कोशिश की कि इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ के दरमियान जो प्रॉब्लम है, या पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान जो प्रॉब्लम है, उसको डायलॉग से हल होना चाहिए। ठीक है। वो अभी भी ये कहते हैं, आम तौर पे सुना गया है कि इमरान खान पॉपुलर है, मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में कबूलियत भी चाहिए। ये पावर स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं। इनको अगर यूथ ये समझते हैं कि वो लड़ के तलवार के ज़रिए आएंगे उर्तगल की तरह घोड़े पे बैठ के और सारा फतह कर लेंगे, नहीं। ये पावर स्ट्रक्चर हर कदम पे आपको बताता है कि उसकी रियलिटी क्या है। जी। इमरान खान को कहते हैं ना कि उसकी 30 साल की स्ट्रगल थी, वो सारी धक्के खा रहा था ना। जब जनरल पाशा ने उसका हाथ पकड़ा और सेंट्रल स्टेज पे बैठा दिया, और फिर जनरल जो एक उसके बाद जो आए उन्होंने जिस तरीके से उनका, और जनरल फैज़ तक का जो सफ़र है और वो सारा जो उन्होंने तय किया,
वो उनके साथ ही तय किया। ठीक और है। जब उनके साथ लड़ाई की, उन्होंने जेल में बंद कर दिया। ठीक। और ये जो लोग थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट बने हुए थे उस वक्त, आज सारे बाहर बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठ के सियासी पार्टियों की किरदारकुशी कर रहे थे। ठीक है। हाँ। सर, प्रोग्राम का टाइम एंड हो रहा है, जाते जाते आप ये इस पे भी कमेंट कर दें कि बहुत सारे लोग आपको जियाला कह रहे होते हैं, कुछ यूथिया कह रहे होते हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट का ही टाउट कह रहे होते हैं, तो उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब आपको, अगर वो मुझे ये कह दें कोई कि ये सिर्फ जियाला है, जी। तो शायद कोई उसमें सदाकत हो। सदाकत हो। अगर कोई कह दे कि ये सिर्फ यूथिया है, तो शायद उसमें भी कोई, अगर कह दें पटवारी है या ये एस्टेब्लिशमेंट का, ये जो ओपिनियन बदलता रहता है ना लोगों का, दिस मीन्स नथिंग। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ वो बात सुनना चाहते हैं जो वो उनके जिस पे मतलब से। बिलीव करते हैं। हाँ, अगर एक यूथिया हमें सुनना चाह रहा है जी। या इमरान खान का हामी सुनना चाह रहा है, तो वो जिस चीज़ पे बिलीव करता है उसकी नज़र से देखेगा तो कहेगा ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। जी। जो अगर मैं जरदारी साहब की तारीफ करता हूँ, जो कि वो बहुत उन्होंने उम्दा काम किए हैं पाकिस्तान कुछ के लिए, बहुत तो उनके कहेंगे ये हिस्टोरिकल जियाला है। माइलस्टोन्स हैं। हाँ, उस जैसा कोई दूसरा पॉलिटिशियन है? जी। कोई भी नहीं है। अच्छा, तो कहेंगे कि हैं ये तो एक करप्ट आदमी की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई जियाला है, पेड वर्कर है उनका। जब हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ के कंट्रीब्यूशन की, जो कि मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनका कोई सानी नहीं है पाकिस्तान, तो कहेंगे ये पटवारी है। और जब हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सियासत के अंदर मत घसीटें और इमरान खान को हर मामले की वो उसको आबे हयात मत समझें, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है या जो आर्मी चीफ है उनके बारे में जिस तरह की ये बकवासियात करते हैं, सारे नहीं करनी चाहिए। फिर कहेंगे ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे समझ आती है बात मैं वो करता हूँ। ठीक है। वो मुझे किस खाने में फिट करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। ठीक है सर, कीप ऑन गिविंग योर ऑब्जेक्टिव रिव्यूज। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जी, बहुत शुक्रिया।